हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो देखिए, इस वीडियो में थंबनेल देखकर आप जान ही चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछे गए देखिए रियल प्रश्नों का हम सोल्यूशन देखिए सोल्यूशन के साथ आपको प्रश्न दिखाएंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए, इसी प्रकार के मैथ और रीजनिंग एलपी में और जो आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम्स होने जा रहे हैं, जो आरआरबी के एनटीपीसी के, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। और देखिए, हमारे इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए, तो देखिए 100 क्वेश्चन था, जिसमें 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे, जिसमें 92 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 3 क्वेश्चन रॉन्ग है। इस प्रकार मार्क्स बन जाता है 91.01। ये रॉ मार्क्स हैं बिना नॉमिनेशन के। और देखिए, रैंक वैंक सब कुछ। तो इसको अगर आप देखना चाहते हो डिटेल के लिए, तो इसके लिए जाकर प्लेलिस्ट में फुल वीडियो जरूर देखें। देखिए, हम ये वीडियो बनाए हैं ग्रेड 3 का आंसर। देखिए, एक दिन पहले चैनल पे अपलोड किए हैं, 729 व्यू है। तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आंसर की स्कोर कार्ड सब कुछ, रैंक वैंक कैसे देखना है सब कुछ। और देखिए, इसमें हम बता दे रहे हैं इसमें हम 29 देखिए 29/12/2024 29/12/2024 यानी कि 29 दिसंबर 2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के सभी रियल प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए, अगर आप वीडियो जुड़े तो जाकर आप अगर एएलपी का आप एग्जाम दिए हैं तो एएलपी सीबीटी 1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है फैक्ट के साथ सब कुछ बताएं। देखिए, 22 मिनट की वीडियो में। और एएलपी का स्कोर कार्ड सब कुछ रैंक कैसे देखें, तो उसके लिए वीडियो को देखिए। आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए अपना इस क्लास को मेन जो हमारा पर्पज है तो उसका हम चालू करते हैं। इसमें देखिए, इसमें 29 दिसंबर देखिए 29 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को हम कवर करेंगे। आइए हम टाइम वेस्ट न करते क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सभी प्रश्न आपको बता ही दिए कि 29/12/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रश्न है, सभी रियल प्रश्न है। तो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, प्रश्न नंबर पहला ये क्या है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुईज, यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो है एरिया दे दिया गया है और उसकी ऊंचाई दे दी है 12 सेंटीमीटर और इसका पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इसको फार्मूला पे आप रख दीजिएगा। तो समबाहु त्रिभुज का अगर आप निकालिएगा, समबाहु त्रिभुज का जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे क्या होती है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज √3/2 एरिया का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप एरिया निकाल लीजिएगा। इसके बाद एरिया निकाल लेंगे तो हम निकाल लेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1√3/2 इंटू एरिया का स्क्वायर। ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। और ऊंचाई का फार्मूला होता है √3 इंटू एरिया। तो इसके फार्मूले पर रखकर आप अपना यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर पहला जो है, देखिए प्रश्न नंबर पहला हमारा सही है। देखिए, बोर्ड ने भी माना है 3 और हम भी चूज ऑप्शन किए हैं 3, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएंगे। अब देखिए, हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 2 है कि देखिए, एक कूट भाषा में, देखिए एक कूट भाषा में, ये इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को, ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन और बड़ा हो जाए। तो देखिए, अब हम दिखा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे और कितने प्रश्न सही हुए हैं हमारे इस टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में, और आपके कितने प्रश्न जरूर बताइएगा। तो देखिए, एक कूट भाषा में बताना है कि इतना को लिखा है WEL को इतना है, तो कहा है कि उसी कूट भाषा में W को कैसे लिखा जाएगा। तो W के लिए हम कोड देखेंगे कि W के लिए कौन सा कोड बच रहा है। तो देखिए, HELP इसमें भी है और इसमें भी है HELP, यानी इसमें से 4 डिजिट को कॉमन देख लेंगे। तो इसमें है 2 4 इसमें भी है, 2 4 इसमें भी है, 2 4 कट जाएगा। इसके बाद देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, ये भी कट जाएगा। और इसके बाद देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो कट जाएगा। तो HELP और HELP 4 इसमें भी अंक कॉमन है। देखिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 4 इसमें भी अल्फ़ाबेट कॉमन है और 4 डिजिट भी कॉमन है। तो 4 4 कट जाएगा। इसके बाद W के लिए क्या बचा, तो W के लिए सिर्फ इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में देखिएगा तो 2 4 6 8 कट गया है। तो W के लिए क्या बचा है, तो W के लिए सिर्फ 8 बचा है। देखिए, आपको एक बार हम थोड़ा सा आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। तो देखिए, WHELP है, इसको क्या लिखा है, तो इसको लिखा है 2 4 6 8 1। देखिए, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे SSC GD में भी, जो SSC GD का 4 फरवरी को एग्जाम होने जा रहा है, उसमें भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जाने की संभावना बनेगी। तो देखिए इसको क्या करना है, अब सिंपली कुछ नहीं करना है, जो कॉमन है उसे काट दीजिए। तो देखिए, इसमें कौन कौन सा था, इसमें है H, इसमें भी H है, काट देंगे। इसमें E है, इसमें E है, इसमें L है, इसमें L है, P है, P है। 4 अल्फ़ाबेट काट दिए, तो अंक भी 4 कटने चाहिए। तो 2 से 2 कट जाएगा। देखिए, 4 से 4 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा। इसके बाद 1 से 1 कट जाएगा। तो देखिए, W के लिए क्या बचा, तो इसमें W बचा इस साइड और इस साइड सिर्फ 8 बचा है। तो W के डायरेक्ट रिलेशन 8 से हो जाएगा। अगर पूछता है यस का, तो यस के लिए कोड क्या बचता है, तो यस के लिए बचा है इसमें क्या बचा है, तो इसमें 7 बचा है। तो यस का हो जाता है 7। अब देखिए, प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएंगे। अब देखिए, हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण के दौरान। देखिए, ये भी प्रश्न हमारा सही था, आपको दिखाई होंगे। तो देखिए, प्रश्न ये अभी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 3 पे, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान देखिए क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा निम्नलिखित में से किस पदार्थ का परिवहन पादपों द्वारा
होता है तो पादपों द्वारा किस पदार्थ का परिवहन होता है, तो वो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल और सुक्रोज दोनों, अमीनो अम्ल और सुक्रोज दोनों। जैसे कि आप पढ़े होंगे स्टार्टिंग से ही कि जाइलम जो होता है ना, वो पौधों में जाइलम जो है वो जल का परिवहन करता है, केवल जल का परिवहन कौन करता है, तो जल का जो है जल का प्रवाह जो है जाइलम द्वारा किया जाता है। और जो फ्लोएम होता है तो वो खाद्य पदार्थों का संचरण करता है, यानी खाद्य पदार्थों को ले जाता है। तो अमीनो अम्ल और सुक्रोज दोनों ये इसका खाद्य हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर रहेगा। देखिए हमारा भी चूज ऑप्शन ये फोर्थ है, तो ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 4 पे। देखिए प्रश्न नंबर 4 देखिए कितना सिंपल प्रश्न पूछा है। तो 25 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो देखिए 25 मीटर पर सेकंड ऐसे जब किलोमीटर पर आवर में बदला जाता है 18/5 से गुणा कर दिया जाता है, 5×5 = 25, 18×5 = 90। तो देखिए बोर्ड ने भी माना है पहला, हमारा भी चूज ऑप्शन पहला, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 5 पे देखिए ऐसे ही प्रश्न एलपी सीबीटी 2 में भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और एनटीपीसी में भी। 3 प्रश्नों को आप जरूर देख कर जाएँ। तो हम इसमें देखिए आपको सॉल्यूशन के साथ इसमें आपको प्रश्न को हम बता रहे हैं, तो इसे वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर, और देखिए प्रश्न नंबर 5 पे यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा। तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा, तो दर्पण का आवर्धन का अगर आप फार्मूला जानते होंगे तो आप इसे आराम से कर लीजिएगा। तो दर्पण का आवर्धन का सूत्र होता है यम। दर्पण का आवर्धन किसे यम माना जाता है, और इसका फार्मूला होता है -v/u। माइनस भी क्या होती है, तो माइनस भी जो होता है, यानी भी किसे कहा जाता है, तो भी जो होती है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। प्रतिबिंब की दूरी को भी से डिनोट किया जाता है, और यू जो होता है ना वो वस्तु का दूरी होता है। वस्तु की दूरी को यू से डिनोट किया जाता है, वस्तु की दूरी। तो अब देखिए अब इसमें प्रश्नानुसार इसे रख देंगे तो माइनस का सिंबल आ जाएगा भी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी। तो इसमें प्रश्न में प्रतिबिंब की दूरी क्या दिया है, तो देखिए प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में 40 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और बटा में वस्तु की दूरी, वस्तु क्या है, किसी वस्तु को कहा है ना कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो वस्तु की दूरी हो जाएगी 20, और जब से कटाइएगा तो 20 दूना के 40 हो जाएगा, तो -2.0। पॉइंट के बाद कुछ भी लगाइए तो उसका अर्थ वही होता है, तो इसका हो जाएगा -2। इसका सही आंसर रहेगा। देखिए बोर्ड ने भी किया है पहला और हमारा भी चूज ऑप्शन है पहला, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 6 पे। अब देखिए प्रश्न नंबर 6 पे हम आ जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 का रहा है कि 8 संख्याओं का औसत जो है ना, 8 संख्याओं का औसत 72 है। तो देखिए योग के लिए क्या कहा जाता है, योग के लिए होता है संख्याओं गुणे उनका औसत। तो संख्या कितनी है 8 और उनका औसत कितना है 72, इसे गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 7 56 और 1 57। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, सही आ जाएगा 576। सही कितना हो जाएगा, तो इसका योग हो जाएगा 576। और देखिए 576 कह रहा है कि यदि सबसे छोटी संख्या उन 8 संख्याओं के योग का 1/6 है। जो सबसे छोटी संख्या है ना वो 8 संख्याओं के योग का, तो 8 संख्या का योग कितना आया है, तो योग आया है 576। तो इसका कितना है, इसका 1/16 गुना है, तो इसका 1/16 से गुणा कर देंगे। देखिए 16 से इसे कटाएंगे 576 को। देखिए 576 को हम 16 से भाग करेंगे, तो 576 को 16 से भाग करेंगे तो 16 × 48 और इसके बाद 16 × 6 = 96। देखिए इसका सही आंसर आ जाएगा 36। तो 36 इज द राइट आंसर। देखिए बोर्ड ने भी 36 माना है, हमारा भी चूज ऑप्शन 36 है, तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 7 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 पे हम आ जाएंगे। तो यदि ये क्या है प्रश्न नंबर 7, यदि x + 1/x = 6 है तो x² + 1/x का क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं किया जाता, इसका अगर आप पढ़े होंगे तो इसका फार्मूला होता है x² - 2। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x का मान कितना दिया है, इसे x का स्क्वायर नहीं, इसे फार्मूला को आप ऐसे पढ़ सकते हैं। हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि धन का स्क्वायर -2, धन का स्क्वायर -2 पढ़े हैं। तो धन किसे है, तो धन का मतलब कि 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे -2 कर देंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 में से 2 घट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 34। तो देखिए 34 इज द राइट आंसर। बोर्ड ने माना है चौथा, हमारा भी चूज ऑप्शन है चौथा, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएंगे। अब देखिए हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 8 पे। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, देखिए वह क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा, देखिए वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वपोषी बाहर से पदार्थ लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उन्हें ऊर्जा के संचित रूपों में परिवर्तित करते हैं। तो स्वपोषी की बात हो रही है, तो पौधा क्या होता है, तो पौधा जैसे कि है, तो पौधा के बारे में बात हो रहा है। तो ये कौन सी क्रिया है, तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश में के उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो देखिए बोर्ड ने माना है चौथा, हमारा भी चूज ऑप्शन है चौथा, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 10 पे। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, देखिए प्रश्न नंबर 10 देखिए इस सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न रेलवे में पूछे जाते हैं। रेलवे एलपी का अगर आप एग्जाम दिए होंगे तब देखे होंगे, क्योंकि हम देखिए चैनल पे अपलोड किए हैं, एलपी का एग्जाम देकर आए थे, तो उसमें इसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ABCD की वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कितने लोग हैं, तो ABP यानी कि 7 लोग हैं, सॉरी 7 लोग। तो देखिए हम वृत्त पहले बना देंगे,
इसमें हम बैठा देंगे तो देखिए कितने लोगों को बैठा दिए, अब तक 6 लोगों को बैठा दिए, एक साथ में बैठ जाएगा। सभी का मुख किधर है, तो सभी का मुख जो है वो केंद्र की ओर, सभी का मुख हम केंद्र की ओर कर देंगे। देखिए सभी का मुख जो है वो केंद्र की ओर कर दिए। इसके बाद देखिए अब प्रश्न को पढ़ेंगे क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, ई और वी के बीच केवल 2, पी क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो देखिए इसमें यही देखिए रेलवे, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, यहीं पे गड़बड़ होता है। देखिए आर के बारे में कोई रिलेशन नहीं पता चल रहा है, लेकिन हमको देखिए रिलेशन, हम सभी लाइन को पढ़ते जाएंगे तो देखिए इस लाइन में हमको रिलेशन मिल रहा है, बी क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए ये अगर आप पढ़िएगा कि आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और ई के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो कहाँ बैठाइएगा, पूरा पहले से खाली है, 8 लोगों को बैठाना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। तो यही आपको थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस और टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बैठाएंगे और सभी लाइन को आगे की लाइन को स्किप कर देंगे। तो कह रहा है कि बी क्यू के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे बैठा है। बी जो है ना, तो पहले क्यू को बैठा लेंगे, क्यू का दाहिना हाथ इधर हो जाएगा, अगर अंदर की मुख किया बायां हाथ इधर। तो कह रहा है कि बी क्यू के दाईं ओर से तीसरा, तो एक स्थान, 2 स्थान, तीसरे स्थान पे कौन बैठेगा, तो यहाँ पे बैठ गया बी, प्रश्नानुसार यहाँ से हो गया। अब हम इसके पीछे आएंगे, तो पीछे आएंगे, अब क्यू के रिलेशन देखिए यहाँ पे दिया है, ई और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, ई और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए अब दो व्यक्ति कहाँ बैठ सकते हैं, तो ई और क्यू के बीच बैठाने के लिए सिर्फ यही पहले से बच रहा है, जहाँ पे अगर हम ई को यहाँ बैठाएंगे तो इसके बीच में देखिए ई और क्यू के बीच 2 व्यक्ति बैठेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर इस साइड तो अब जगह ही नहीं कि दो व्यक्ति इन दोनों के बीच बैठ पाए। तो यहाँ तक भी यहाँ तक हमारा प्रश्न हो गया। अब आगे पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है कि यफ पी के ठीक बाईं ओर है, यफ जो है ना वो पी के ठीक बाईं ओर, यफ जो है पी के ठीक बाईं ओर है। तो यफ पी के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पे पहले से हो जा रहा है, यहाँ भी 2 पहले से यहाँ पे, तो इसको इस लाइन को छोड़ देंगे। अब इसके भी पीछे जाएंगे तो देखिए कहा है कि आर के बाईं ओर से गिनने पर आर और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। जब हम आर के बाईं ओर से आप गिनिएगा तो आर और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति होना चाहिए। तो ई तो वहाँ पे बैठा है, तो आर को यहाँ के अलावा कोई और ऐसा प्लेस बता दीजिए जहाँ पे आर बैठे और उसके बीच में 3 व्यक्ति बैठ जाए, तो कोई नहीं है। तो अगर हम आर को यहाँ बैठा देंगे तो कह रहा है कि आर के बाईं ओर से गिनने पर, आर का ये हो जाएगा, तो आर के बायां हाथ इधर हो जाएगा, तो बाईं ओर से गिनने पर आर और ई के बीच 3 व्यक्ति होना चाहिए। तो आर और ई के बीच देखिए 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। अभी देखिए एक यहाँ पे था, यफ जो है ना वो पी के ठीक बाईं ओर है, यफ जो है ना वो क्या है, तो यफ जो है वो पी के ठीक बाईं ओर है। तो पी के ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा, तो पी के ठीक बाईं ओर हो जाएगा यफ। अब सब लोग बैठ गए, अब एक ही प्लेस बच रहा है, तो यहाँ पे ए बच रहा है, ये ऑटोमेटिक आकर बैठ जाएगा, क्योंकि ये जब एक ही जगह बच रहा है और सभी लोग बैठ गए तो यहाँ पे ए ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम आ जाएंगे प्रश्न पे कि हमारा प्रश्न क्या कहा है। अब प्रश्न का डायरेक्ट यहाँ से आपको उत्तर मिल जाएगा। प्रश्न का है कि ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो ए कहाँ पे है, तो देखिए ए हमारा कहाँ पे है, तो ए है यहाँ पे, एक ए यहाँ पे है, तो ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो ए के ठीक दाईं ओर बैठा है बी, ए के ठीक दाईं ओर बी बैठा है। अगर पूछता कि पी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के दाईं ओर क्यू। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे आपको हमको पता चलेगा कि आप लोग समझे हैं कि नहीं प्रश्न को। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एफ के बाएं चौथे स्थान पे कौन है, एफ के बाएं चौथे स्थान पे कौन बैठा है। देखिए बोर्ड ने भी माना है दूसरा, हम भी चूज ऑप्शन किए हैं दूसरा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 10 पे। देखिए प्रश्न नंबर 10 पे हम आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए टेक्नीशियन में इसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखिए बताना है कि इसका क्षमता क्या होगा। तो देखिए लेंस की क्षमता क्या, देखिए कभी कभी पूछता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, यानी किसे कहा जाता है, तो लेंस की क्षमता को कहा जाता है डायोप्टर। डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता। तो डायोप्टर बराबर क्या होता है, तो लेंस की क्षमता यानी डायोप्टर बराबर होता है 1/f। और देखिए क्या बात हो रहा है, तो बात हो रही है दूरी की। तो दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा मीटर में होती है, तो एफ जो रहेगा वो किस में रहेगा, एफ यानी कि मीटर में रहेगा। अब इस फार्मूला पर रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/f। एफ का मान क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है 25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर दिया है, -25 कर देंगे। लेकिन हमारे जानते हैं कि दूरी जो होती है वो हमेशा दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो ये दिया है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिएगा। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि -4 डायोप्टर। तो -4 डायोप्टर देखिए बोर्ड ने माना है तीसरा, हमारा भी चूज ऑप्शन 3 है, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखिए आगे जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए बहुत से लोग क्या किए रहते हैं कि 1/f सिर्फ याद किए रहते हैं कि 1/f होता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 1/f जो होता है वो मीटर में होता है, क्योंकि फोकस दूरी की बात हो रही है, दूरी का मात्रक हमेशा से मीटर ही होता है। प्रश्न नंबर 11 पे आ जाते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर 11 पे हम आ जाते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं जिससे हमारा कोई सब कुछ इसमें एडजस्ट हो जाए। तो प्रश्न नंबर 11 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों का सही बताइए कि कौन सा इसमें कथन सही है। तो प्रजनन की लैंगिक विधि में एक व्यक्ति की जनन कोशिकाओं में एक साथ जुड़ा रहता है, बिल्कुल जुड़ पड़ता है, गलत। तो परिपक्वता के समय मनुष्यों में शारीरिक वृद्धि की दर तीव्र होने लगती है। परिपक्वता जिसे कहा जाता है 18 वर्ष का एज, 18 से 20 वर्ष का एज, उसे ही परिपक्वता का एज कहा जाता है। तो उस समय में मनुष्यों में सामान्य शारीरिक वृद्धि दर तीव्र होने लगती है। तो देखिए बोर्ड ने माना है, सॉरी थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए फोर्थ ऑप्शन है। परिपक्वता के समय मनुष्यों में शारीरिक वृद्धि दर मंद होने लगती है। जो परिपक्वता का एज होता है उसमें अब देखिए कहा जाता है ना कि ज़्यादातर आप गांव या कहीं भी सुने होंगे कि 18 से 20 वर्ष के बाद जो मैन होता है या मैन या वुमेन, तो उनका जो है वृद्धि रुक जाता है। यही बात कहता है कि वृद्धि मंद हो जाती है, वृद्धि मंद हो जाती है। यानी कि 18 से नहीं कहते हैं कि यार 20 वर्ष हो गया, 20-22-25 वर्ष हो गया, इसके बाद तो अब हाइट रुक गई, अब नहीं हाइट बढ़ती है। तो वही बात यहीं से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस को इस्तेमाल करके आप आराम से प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो जो है परिपक्वता के बाद जो परिपक्व आदमी हो जाता है तो उसके बाद उसका जो ग्रोथ है, शारीरिक वृद्धि रुक जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम कर दिए चूज ऑप्शन नंबर 3 और बोर्ड ने किया है चूज ऑप्शन 4 और हमारा ये प्रश्न गलत हो जाएगा। तो देखिए यही कन्फ्यूजन थोड़ा सा बस हो गया, नहीं तो ये प्रश्न भी हमारा सही रहा होता। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 12 पे आ जाते हैं। हम थोड़ा सा प्रश्न को जूम कर लेते हैं जिससे कि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब हम देखिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 12 का क्या कहा है। देखिए प्रश्न तो ये आपको मान लीजिए कहीं भी मिल सकता है, लेकिन हम जो डिस्कशन दे रहे हैं आपको सिंपल वे में, तो ये डिस्कशन आपको जानना चाहिए। और अगर आप रेलवे के, और ये देखिए ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप इन प्रश्नों का PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर स्पेशली अभी प्रेजेंट टाइम में SSC-GD को टारगेट करते हुए, जो जिसका एग्जाम 4 फरवरी को होने जा रहा है, उसी भर्ती को टारगेट करते हुए शिफ्ट वाइज सोल्यूशन दिया जा रहा है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके का। तो आप जाकर उसे जरूर देखें। वाहनों के पास यानी कि साइड में उत्तल दर्पण क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा, तो कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर, जैसे कि आप बाइक चलाए होंगे तो बाइक में देखे होंगे या कार में देखे होंगे, तो जो उसमें साइड मिरर होता है जो बाहर की तरफ निकला होता है छोटा सा मिरर, तो वही कह रहा है कि क्यों लगाया जाता है। क्यों ये सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि वह एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो वह एक सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे अगर आप बाइक चलाए होंगे तो बाइक चला रहे होंगे रोड पे, तो देखे होंगे कि दाहिने साइड में आपको ऐनक में दिखेगा कि आपके पीछे से ट्रक अगर आ रही है, आपके पीछे से अगर कोई ट्रक आ रही है, आपके पीछे से कोई ट्रक आ रही है, तो जो ट्रक बड़ी है, अगर आप में साइड मिरर में अगर उत्तल दर्पण नहीं रहेगा। और उत्तल दर्पण क्या करता है ना, देखिए आपको थोड़ा सा हम डिस्कशन कर देते हैं। देखिए उत्तल दर्पण क्या करता है कि उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण क्या करता है कि बड़ा वस्तु को छोटा करता है, बड़ा को छोटा करके दिखाता है उत्तल दर्पण जो है ना, वो बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है। जैसे कि अगर आप बाइक चला रहे हैं या कार कुछ भी, तो बाइक मान लीजिए आप चला रहे हैं तो आपकी बाइक तो छोटी सी है, उसमें जो मिरर है वो साइड मिरर छोटा सा है। अगर उसमें पीछे से ट्रक आ रहा है तो वही कारण है कि देखिए बड़ा को छोटा दिखाता है, यानी ट्रक कितनी बड़ी है बाइक की तुलना में, लेकिन उसको ऐनक में आप साफ देख सकते हैं कि हाँ पीछे से ट्रक आ रही है। तो इसी प्रकार आप थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेट करिएगा ना, तो साइंस भी आपको आसान हो जाएगा। तो ये बड़ा को छोटा दिखाता है। अगर यहीं पर रहता अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण जो है ना वो छोटा को बड़ा दिखाता है। अवतल दर्पण जो है ना वो छोटा वस्तु, कोई भी छोटा कुछ भी रहेगा तो उसे बड़ा करके दिखाएगा अवतल दर्पण। कोई भी वस्तु है अगर आप उसे अवतल दर्पण में देखेंगे तो छोटा है तो उसे बड़ा बहुत दिखाएगा। इसीलिए देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं डॉक्टर, जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो स्पेशली इसी का प्रयोग करते हैं, इसी में देखते हैं, क्योंकि दांत तो बहुत महंगी चीज़ होता है तो वो इन्हें में बड़ा बड़ा दिखता है डॉक्टर। और ये देखिए जो शेविंग मिरर होता है, जो शेविंग हम लोग जो दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, तो जो शेविंग मिरर होता है ना उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और वो जो खगोलीय दूरबीन होता है उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। और कार के हेडलाइट में, जो कार होती है उनके हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और देखिए अब बहुत पूछता है कि हाथी के आँख में क्या होता है, तो हाथी के आँख में भी देखिए आपको जानना चाहिए, हाथी की आँख में अवतल दर्पण ही लगा होता है। अवतल लेंस होता है हाथी के आँख में, जो अवतल होता है, और आदमियों के मनुष्यों में उत्तल होता है। तो इसीलिए हाथी जो है आदमियों से कम डरती है। आदमी को जब हाथी देखती है ना तो हाथी को लगता है कि आदमी हमसे भी बड़ा है लंबाई में, इसीलिए आदमी से हाथी कुछ डर के रहती है, नहीं तो इसीलिए। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, इसका हम चूज ऑप्शन 4, ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डिस्कशन तो हम बहुत कर देंगे, लेकिन डिस्कशन करने से
वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम अब सोच रहे हैं कि इसे थोड़ा सा फास्ट किया जाए। तो प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएंगे। देखिए अब आ जाएंगे फाइनली हम प्रश्न नंबर 13 पे। मधुमक्खी शहद बनाती है। देखिए मधुमक्खी कह रहा है ना कि मधुमक्खी शहद बनाती है, तो मधुमक्खी एक क्या है? तो मधुमक्खी क्या अपघटक है? नहीं, अपघटक जो होते हैं ना वो ये होते हैं जो नाले वाले में सब कुछ होते हैं, जो कीड़े मकोड़े, वो उसे अपघटक कहा जाता है। और देखिए द्वितीयक उपभोक्ता ये है नहीं, उत्पादक भी है नहीं, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता है। मधुमक्खी शहद बनाती है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर मधुमक्खी आती है। इसका हो जाएगा चूज ऑप्शन 4, हमारा भी ये प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएंगे। देखिए एक डॉक्टर, देखिए आप आमतौर पर ये बताए ही थे, आपको दे ही दिया। देखिए प्रश्न में कहा है कि एक दंत चिकित्सक आमतौर पर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वो करता है अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि यह छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। देखिए चूज ऑप्शन 2, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाएंगे 15 पे। देखिए प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा द्रव्यमान एम। देखिए प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा कि द्रव्यमान एम और वेग भी गतिशील की गतिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा आपको फार्मूला पता होना चाहिए। गतिज ऊर्जा क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। तो कह रहा है कि अब इसके देख के बताना है, इसमें द्रव्यमान और वेग वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो क्या द्रव्यमान और वेग वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं? नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2, इसके द्रव्यमान और इसके वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि 1/2 mv² होता है, यानी कि अनुक्रमानुपाती को हम समानुपाती भी कह सकते हैं। यानी कि m का मान बढ़ेगा तो v का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के गुणज हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, तो देखिए व्युत्क्रमानुपाती दिया है, ये भी उल्टा होता है, तो ये भी कट जाएगा। ये भी उल्टा दिया है, ये भी उल्टा दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसके द्रव्यमान और इसके वेग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती को आप समानुपाती भी कह सकते हैं। अब देखिए अगर पूछता पोटेंशियम एनर्जी, तो पोटेंशियम एनर्जी बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, फार्मूला आपको। तो देखिए ये भी प्रश्न नंबर 2 बोर्ड ने किया, हम भी 2 किए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए वेरी मतलब कि इजी प्रश्न पूछा है, क्योंकि देखिए मैच से पूछा है। मैच में भी वो भी पूछा है कि 16 जुलाई 2024 को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पूर्वकालिक T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो सूर्य कुमार यादव जी को किया गया था। तो ये देखिए बोर्ड ने किया है तीसरा, हमारा भी तीसरा, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 17 फाइनली क्या कहता है कि 24 कैरेट का सोना को क्या कहा जाता है? तो 24 कैरेट का जो सोना होता है ना, उसे शुद्ध सोना माना जाता है। 24 कैरेट के सोना को शुद्ध सोना माना जाता है। तो बोर्ड ने भी किया है पहला, हमारा भी पहला हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 पे आ जाएंगे। अब देखिए अब हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? तो ये कहता है कि एक पाइप, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि एक पाइप टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। कोई पाइप ए है वो 12 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसी भरी टंकी को 28 घंटे में खाली कर सकता है। मान लीजिए कोई बी है, उसे 28 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ से आपको टोटल एलसीएम लेना पड़ेगा। तो टोटल एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हमारा टोटल एलसीएम हो जाएगा 84, और इसके बाद देखिए इसे गुणा करिएगा तो इसे भाग करिएगा, तो 12 7 84, यानी कि एफिशिएंसी हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा, इसे करेंगे जब 28 से, तो ये हो जाएगा 3 बार में, तो -3। ये एफिशिएंसी कहने का मतलब ये है कि ये एक दिन में 7 टंकी भर रहा है। एफिशिएंसी कहने का सिर्फ मतलब ये है कि ए एक दिन में 7 टंकी भरा है और बी एक दिन में 3 टंकी खाली कर दे रहा है। तो कह रहा है कि आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी का 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी कितना है? टंकी है 84, 84 का 1/3 भाग यानी 1/3। तो 84 का जब 1/3 करेंगे, तो 84 का 1/3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 8 24, तो हमारा जाएगा 28। तो कह रहा है कि 1/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? तो 1/3 भाग यानी 28 को भरने में, और देखिए ए भर रहा है 7 और ये 3 खाली कर दे रहा है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 28 को कौन भरेगा? तो 28/4 करेंगे तो 7 दिन में, 28/4 करेंगे तो 7 दिन में, ये 7 घंटे में भर जाएगा। तो देखिए बोर्ड ने माना है दूसरा, हमारा भी चूज ऑप्शन दूसरा, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 19, एक धार्मिक दिन। देखिए एक धार्मिक दिन 50 मीटर इतना कि औसत तो टंकी में कितने की वृद्धि होगी? तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा 4, और हम भी चूज ऑप्शन किए 4, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर आ जाएंगे 20 पे। यदि किसी संख्या, देखिए प्रश्न नंबर 20 पे हम आ गए।
तो देखिए प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है प्रश्न, यदि किसी संख्या के 60%, यदि किसी संख्या के कह रहा है 60%, तो मान लीजिए संख्या नहीं पता है तो यक्स, या तो आप इसे आप चाहेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से बनाइए, तो ऑप्शन से बनाइएगा तो हो सकता है लेंदी हो जाए, तो हम बेसिक मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यदि किसी संख्या का यक्स प्रतिशत, तो 100 यक्स मान लीजिए संख्या, उसका 60% में से 50 घटाया जाए, में से 50 घटा देंगे तो परिणाम 40 प्राप्त होता है, तो इसे 40 कर देंगे, इसे 40 करेंगे। इसे कैलकुलेशन जब करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 5 10, ऊपर हो जाएगा 3x, तो 3x बराबर हो जाएगा 40 और ये -50 इधर आकर हो जाएगा 50, प्लस हो जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 5 4 9 यानी कि 90, 3x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 30 तिहाई 90, यक्स बराबर हमारे यक्स बराबर कितना आ जाएगा 30 तिहाई 90। और देखिए एक 5 ये छूटा था, देखिए जो हर में, तो ये बटा में 5 है, इधर भी बटा में 5 है, तो इधर भी बटा में 5 आएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 5 तिहाई 15 150 आ जाएगा। यक्स बराबर 150, तो कह रहा है कि उसी संख्या का 60%, यानी कि जो ये 150 आया है ना, इसका 60% बताना है, तो 150 का 60% कर देंगे, बटा में 100, 0 से 0, 0 से 0, 15 छक्का 90, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 छक्का 90, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा भी चूज ऑप्शन 3 है, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए सभी प्रश्न आरआरबी टेक्नीशियन के हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के, जिसका अभी जानते हैं कि 2 दिन पहले जस्ट इसका आंसर किया गया है, तो उसी का देखिए हम सोल्यूशन दे रहे हैं कि आप किस पर ऐसे ही प्रश्न आरआरबी आने वाले एग्जाम्स के अन्य एग्जाम्स में भी पूछेगी, एनटीपीसी वगैरह जो भी हो गया, तो या एलपी का CBT2, तो आप इन प्रश्नों को जरूर देख लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये सभी प्रश्न कब के हैं, तो ये सभी प्रश्न 29/12/2024 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है, 29/12/2024 फर्स्ट शिफ्ट के ये सभी रियल प्रश्न है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना कि इसमें से कौन सा कथन सही है। एलपी CBT2 में इस प्रकार के संभावना है कि प्रश्न एकदम 110% पूछे जाएंगे, और एनटीपीसी में भी और आरपीएफ कांस्टेबल में भी, तो इसी प्रकार के मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप जरूर देख के जाएं कि किस प्रकार इसका सोल्यूशन करना है। अगर आप लोग कहिएगा तो हम इसी प्रकार आप आगे भी सीरीज रहेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर ए दिया है, ऑप्शन नंबर, जिंक और लेड कापर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो देखिए आपको पहले इसमें पता होना चाहिए कि जिंक और लेड की जो है ना, उसका परमाणु संख्या कितना होता है, क्योंकि परमाणु आधार पे ही, periodic टेबल के आधार पे ही तो आप निकाल पाएंगे कि हाँ कौन सी कितना, जो ऊपर होता है वो अभिक्रियाशील ज़्यादा होता है। तो देखिए इससे आप कुछ मत करिएगा, इसे हम निकालेंगे Zn, तो Zn का परमाणु संख्या कितना होता है 30, और कॉपर का क्या होता है, कॉपर का Cu कॉपर का होता है 29। अब देखिए आगे कह रहा है कि जिंक और लेड, यानी कि फिर जिंक का दे दिया 30, और इसके बाद लेड को कहते हैं पीबी, यानी कि पीबी का कितना होता है, तो पीबी का होता है 82। और इसके बाद कह रहा है कि टीन, देखिए इसमें कहा है ना कि तांबे की तुलना में लेड यानी कि जिसे टीन कहा जाता है, तो Sn इसका कितना होता है, तो इसका होता है 50। अब देखिए कह रहा है कि जिंक और लेड कापर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, तो जिंक का कितना है, जिंक का है 30, और कॉपर का कितना है, तो जिंक और लेड का है ना कि जिंक और लेड, यानी कि जिंक और लेड, तो जिंक का है 30 और कॉपर का कितना है, तो कॉपर का है 29। सॉरी कॉपर से नहीं यार, जिंक और लेड का है, लेड को यानी कि पीबी, तो जिंक का होता है 30 और पीबी का होता है 82, तो 30 होता है और इसका होता है 82। तो कह रहा है कि कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्या इससे अधिक अभिक्रियाशील है, तो 110% है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 29 और इनका इतना है, तो ये इससे बिल्कुल 110% अधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर 2 को चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि जिंक और लेड, तो जिंक का कितना होता है, जिंक का होता है हमारा, देखिए जिंक का होता है 30 जिंक और लेड जिसे पीबी कहा जाता है, पीबी होता है, यानी कि इसका होता है 82। कह रहा है कि तांबे की तुलना में कम होते हैं, तो तांबे की तुलना में क्या है, तो तांबे कहाँ है, तो तांबा है Sn जिसे टीन यानी तांबा कहते हैं। तो तांबा से क्या दोनों के कम है, नहीं, पीबी तो तांबे से अधिक है, पीबी जो है वो तांबे से अधिक है, लेकिन ये कह रहा है कि जिंक और लेड, यानी कि जिंक भी और लेड यानी कि ये जो है Sn, यानी कि इसे जो है तांबे यानी कि टीन को क्या कहते हैं, तो टीन को कहते हैं Sn, इसे थोड़ा सा लिख ले रहे हैं। तो ये कह रहा है ना कि जिंक और लेड, यानी कि जिंक और पीबी, ये कह रहा है कि दोनों क्या तांबे से कम होते हैं, नहीं, जिंक तांबा से कम होता है, लेकिन जो है टीन होता है ना, सॉरी जो लेड होता है वो इससे तांबे से अधिक होता है, अधिक है ना इसका, देखिए, तो इसीलिए ऑप्शन ये दूसरा कट जाएगा। और काफर सल्फेट के घोल में घुलाने पर कील का रंग पीला होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, हमारा भी 2 ऑप्शन राइट है, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 22। और देखिए हम अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 22 पे। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, तो देखिए प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो वो होता है अमाशय से स्रावित होता है। प्रोटीन को पचाने वाला अम्ल जो है वो पेप्सिन
देखिए क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रोटीन को पचाने कौन पचाता है, तो पचाने में कौन मदद करता है, तो वो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, तो वो हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। कहाँ से स्रावित होता है, तो आमाशय से यानी स्टोमेटा से। और मुख से क्या होता है, तो मुख से भोजन का पाचन शुरू होता है। देखिए प्रश्न नंबर 2 ये भी हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 23। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 23 ये मैथ का प्रश्न है। 40 और 20 की क्रमिक छूट के एकल छूट समतुल्य एकल छूट क्या होगा, तो इसके लिए आप ट्रिक याद कर लीजिएगा, a + b - a × b बटा में 100। इस पर आप रख दीजिएगा एकदम 100 पर। जब भी एकल छूट की बात होगी इसी पे रखिएगा। तो क्या है, तो 40 प्लस है 20 माइनस 40 × 20 बटा में हो जाएगा 100। इसे कैलकुलेशन करिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 40 20 60 और 60 में से ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, 60 में से 8 घटेगा तो 52% इज द राइट आंसर। तो देखिए बोर्ड ने भी माना है तीसरा, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अब हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 24 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 24 पे आ जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 क्या करता है। प्रश्न नंबर 24 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा विकल्प आने की संभावना है। देखिए इसका सोल्यूशन हम सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप आरआरबी का, अगर आप एलबी का एग्जाम देने वाले हैं या आरपीएफ कांस्टेबल का या एनटीपीसी का, तो आपको पता होगा किस प्रकार के पैटर्न पूछी जा रही है। और ये सभी टेक्नीशियन के प्रश्न है। 29/12/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के रियल प्रश्न है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के। तो देखिए इसमें क्या किया है, तो ए से हम आएंगे जब यम पे तो +12 हो जाएगा, फिर यम 13 पे होता है, 13 से आ जाएंगे वाई पे यानी 25, फिर 12 और फिर 12 से फिर आ जाएगा, फिर देखिए फिर 12 कराए तो के, और के में हम 12 जोड़ देंगे तो के होता है 12 पे, और सॉरी जे के 11 पे होता है, 11 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 23 आ जाएगा पहले, यानी कि डब्लू आएगा पहले। तो डब्लू सभी ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे हम दूसरे वाले को। तो दूसरे वाले देखिए डब्लू आई इसमें भी है, डब्लू तो अब देखिए सेकंड को देख लेते हैं। तो 3 और 3 होता है सी 3 पे, और 3 और इसके बाद 12, 3 और इसके बाद 12 जोड़ेंगे तो 15, 15 12 ये हो जाएगा 1, और इसके बाद फिर 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 में 12 जोड़ेंगे तो जब हम 13 में 12 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, 25 पे क्या होता है वाई। तो डब्लू और वाई, तो डब्लू और वाई इसमें नहीं है, डब्लू और वाई इसमें नहीं, इन दोनों ऑप्शन को चेक करेंगे। अब आखिरी को चेक करेंगे तो वाई है, क्या है वाई है, फिर के है लास्ट में, फिर है डब्लू, फिर है आई, आगे पूछा है। तो देखिए जब इस पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो +12 हो रहा है, फिर के होता है 11 पे, फिर +12 करेंगे तो हो जाएगा 23, और 23 पे फिर +12 करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 में फिर 12 करेंगे तो 12 8 20 1 21, यानी लास्ट में STU होना चाहिए। तो यू फर्स्ट वाले ऑप्शन में है, हमारा भी चूज ऑप्शन फर्स्ट है, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 26 पे। और देखिए प्रश्न नंबर 26 ये भी देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। तो सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए ये पंक्ति के दिया है, 7 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 7 लोग हैं। तो देखिए एक यहाँ पे बैठा दिए, 2 3 4 5 6 और 7 लोगों को बैठा दिए। सबका मुख किधर है, सबका मुख है उत्तर की ओर। तो अगर उत्तर की ओर मुख है तो इधर दाहिना हो गया, इधर बायां हो गया। जो भी व्यक्ति अगर बीच में अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो इसका दाहिना हाथ इधर, अगर आप ऊपर की ओर मुख किए हैं तो आपका दाहिना हाथ इधर हो गया, बायां हाथ इधर हो गया। इस साइड को हम दायां वाला बैठा देंगे, इधर को बायां वाला। अब हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि बी और एल, प्रश्न कह रहा है कि बी और एल के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल सी के ठीक दाईं ओर बैठा है, वाई के ठीक दाईं कोई नहीं बैठा है। तो देखिए अब आपको इसमें ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना होगा कि आपको डाटा निकालना होगा। डाटा के लिए देखिए अगर हम शुरू वाला पढ़ रहे हैं कि बी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो देखिए इसको कहाँ बैठाइएगा, 7 लोग हैं तो इसको दिक्कत होगा। तो आपको थोड़ा सा देखिए ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्नों में ना आप थोड़ा सा प्रश्न को पूरा पढ़िए, और प्रश्न को पूरा पढ़ के हम डाटा बस निकालिए कि शुरू या अंत का डाटा निकल जाए। शुरू या अंत का या अंत के पास वाले का डाटा निकल जाएगा ना, तो उससे सीटिंग अरेंजमेंट तुरंत बन जाता है। तब देखिए इसको पढ़ेंगे तो देखिए इसको पढ़ते जाएंगे तो आगे देखिए दिया है कि वाई के दाएं ओर कोई नहीं बैठा है। क्या कहा है कि वाई जो बैठा है ना उसके दाहिने तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है। तो ये तो दाहिना साइड यही है। अगर वाई को हम यहाँ पे बैठा देंगे तो इसके दाहिने जगह भी नहीं बच रहा है। तो यही कहा है कि वाई के दाएं कोई नहीं बैठा है, तो वाई का पहले से फिक्स हो गया, वाई का पहले से फिक्स हो गया। अब अगर वाई का पहले से फिक्स हो गया तो हम यहाँ से सभी किसी का भी पहले से आराम से निकाल लेंगे। आगे पढ़ेंगे। अब देखिए प्रश्न वाई का हो गया। अब इसके बाद पढ़ रहे हैं कि अब वाई का पहले से फिक्स हो गया। तो देखिए कहा है कि वाई और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो वाई यहाँ पे बैठा है, तो वाई और सी के बीच कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। तो 2 व्यक्ति बैठ गए, 2 व्यक्ति खाली छोड़ दिए। तो वाई और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठ गए। यहाँ तक हमारा लाइन हो गया। इसके बाद हम आगे इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आगे कहा है कि
बी और एल के बीच देखिए सी, अब देखिए सी का रिलेशन देख रहे हैं तो सी एल के ठीक बाईं ओर है। सी जो है ना वो यल के क्या है, यल के ठीक बाईं ओर है, तो यल यहाँ पे बैठेगा तभी तो यल के ठीक बाईं ओर सी हो जाएगा। अगर यल को यहाँ बैठाएंगे तो यल का बायां हाथ ये हो गया, दायां हाथ ये हो गया, तो इसके बाएं तरफ सी हो गया, तो यहाँ तक आपको फिक्स यहाँ से बैठ गया। अब कह रहा है कि बी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी और एल के बीच, तो देखिए एल के अगर दाहिने साइड जाइएगा तो 2 ही स्थान बच रहा है, लेकिन कह रहा है कि बी और एल के बीच 3 व्यक्ति बैठाना चाहिए, तो एल के अगर दाहिने तरफ जाए तो 2 प्लेस बच रहा है, तो नहीं बैठ पाएंगे फिक्स है। तो ये कन्फर्म है कि एल के बाईं ओर बैठा होगा, एल के बाईं ओर तीनों लोग बैठे होंगे। तो कह रहा है ना कि बी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी और एल के बीच देखिए बी को यहाँ बैठा देंगे तो बी और एल के बीच 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, तो बी और एल के बीच कितने लोग बैठ गए, तो बी और एल के बीच 3 व्यक्ति बैठ गए आराम से। यहाँ तक हमारा सूटेबल हो गया, सब कुछ लगभग बैठ गया। अब ये लाइन बचा है, जेड ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। जेड जो है ना वो ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो जेड ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। जेड जो है वो ए के ठीक दाईं ओर, तो दोनों लोग को साथ में बैठाना होगा तभी तो ठीक दाईं ओर होगा। ठीक का मतलब ये होता है कि जस्ट बगल में, तो देखिए अगर ए यहाँ पे बैठा जाएगा तो जेड देखिए जेड ए के ठीक दाहिने तरफ हो गया, दाहिना हाथ ये हो गया, बायां हाथ ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब बच रहा है सिर्फ ये पहले से बच रहा है, कौन सा अल्फ़ाबेट बच रहा है, तो हम अगर वर्णमाला में देखेंगे तो हमको ए सभी लोग बैठ गए हैं और बचा है सिर्फ यक्स, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे यक्स बैठ जाएगा, अपने आप बैठ जाएगा क्योंकि सभी लोग बैठ गए, यही जगह बचा है। अब आराम से उत्तर निकाल लीजिएगा। उत्तर क्या पूछा है, तो उत्तर पूछा है कि यक्स और जेड के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो यक्स और जेड के बीच, यक्स कहाँ पे, यक्स हमारा यहाँ पे, और जेड कहाँ पे, जेड है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ 2 लोग बैठे हैं। कौन कौन, तो सी और एल, तो इन दोनों के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो इन दोनों के बीच 2 लोग बैठे हैं। बोर्ड ने माना है दूसरा, हमारा भी चूज ऑप्शन है दूसरा, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न 29 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रश्न है, रियल प्रश्न। तो इसी प्रकार देखिए आरआरबी क्वेश्चन पूछ रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए और इसे हम 5 रेटिंग देंगे। अगर आपको सोल्यूशन पसंद है इसे लाइक जरूर करिएगा वीडियो को प्लीज़, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये सोल्यूशन इसका आसान लगा या नहीं लगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ए के दाहिने से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ए के दाहिने से चौथे स्थान पे कौन बैठा है। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएंगे। अब देखिए हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 26 पे। क्षार के साथ देखिए प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 26 कहता है कि क्षार के साथ एक अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बाद कौन सा कथन सही है, तो क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया लवण और जल बनता है, तो बिल्कुल लवण और जल बनता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसका यह दोनों सही हो जाएगा। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, तो बिल्कुल ये देखिए क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट पूछता है कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से अधातु, अ से अम्लीय। और अगर पूछा जाएगा कि धातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो धातु के ऑक्साइड जो है ना वो क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, और अ से अम्लीय, अ से अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। तो इसका दोनों सही हो जाएगा। देखिए दोनों सही है, बोर्ड ने भी और हमारा भी। देखिए चूज ऑप्शन, देखिए चूज ऑप्शन हमारा 3 है, चूज ऑप्शन 3 है, तो ये प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा, तो ये प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। हम आ जाएंगे नेक्स्ट अपना आगे आ जाएंगे प्रश्न नंबर 27 पे। देखिए प्रश्न नंबर 27, देखिए इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्नों को आरआरबी पूछ रही है। अब आगे लेटेस्ट जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें इसी तरह के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आप इस प्रश्न को जरूर सॉल्व करके जाएं। देखिए ये भी प्रश्न, इसको हम दिखाएंगे आपको कि हमारा प्रश्न ये सही है या नहीं। इसका पहले हम सोल्यूशन दे रहे हैं। देखिए सोल्यूशन कर रहा है प्रश्न नंबर 27 का। देखिए प्रश्न नंबर 27 पे कह रहा है कि दिए कथन में बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन दिया है कि आज आराकोणम चेन्नई मार्ग पर अनेक रेलगाड़ियां कई घंटे देर से चल रही हैं। कह रहा है ना कि आज आराकोणम चेन्नई मार्ग पर अनेक रेलगाड़ियां कई घंटे देरी से चल रही हैं। क्यों चल रही हैं, इसका कारण क्या हो सकता है, कारण यानी इसका कारण क्या होगा, कारण क्या हो सकता है आपको बताना है। कि रेलवे ने नवंबर से दिसंबर तक 2023 तक कोलकाता और पटना के बीच 2 हाईवे, तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है क्योंकि इसमें जो है ना चेन्नई और आराकोणम के बीच का बात हो रहा है, तो इसमें पटना और इनका ये ऑप्शन बिल्कुल ही कट जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि कल रात अराकोणम जंक्शन पर एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई। इस एक्सप्रेस की ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसके कारण पटरियों के पार गिर गई है ट्रेन। तो देखिए ये इसका सेकेंड ऑप्शन से डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है ना, तो ये संभावना है। देखिए कह रहा है ना कि 100% श्योर तो नहीं कह सकते कि यही कारण होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएंगे तो दूसरे की पॉसिबिलिटी बन रही है, पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना बन रही है कि कल रात अराकोणम जंक्शन पर एक बड़ी रेल दुर्घटना हो गई, जिसके कारण ये प्रॉब्लम, तो इसीलिए धीरे से चली। तो इसका देखिए डायरेक्ट रिलेशन बना है। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा भी देखिए चूज ऑप्शन 4 है, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 28 ये करंट अफेयर का ही, इसे हम फाइनली स्किप करते हैं।
अब हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 29 पे। देखिए प्रश्न नंबर 29 पे आ जाएंगे। एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुनी है। देखिए एक पिता की आयु है, जो पिता हैं और उनके पुत्र हैं, तो पिता की आयु बेटे की आयु की 7 गुनी है, तो 7 गुनी कर दिए तो 7x। अब कह रहा है कि 7 अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की आयु आज अगर 7x के हैं तो 3 वर्ष बाद इसमें 3 जुट जाएगा। और पुत्र की आयु कितनी है, तो पुत्र अगर आज x का है तो 3 वर्ष बाद यह भी 3 वर्ष जुट जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आयु बेटे की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। कह रहे हैं कि इतना नहीं, उसके बाद ना बेटे की आयु, पिता की आयु उनके बेटे की आयु से 5 गुना हो जाएगी। इसका तिर्यक गुणा किया जाता है, इसका मेथड होता है। जब इसे हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7x। इधर जब गुणा करिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 7x, यानी कि हो जाएगा 7x माइनस 5x बराबर आ जाएगा 15 माइनस 3। और इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 12। 2x बराबर 12 यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6। x बराबर आ जाएगा हमारा 6। और कह रहा है कि कितने वर्ष बाद उनकी संयुक्त आयु 58 वर्ष होगी। तो आज उनके संयुक्त आयु कितनी है, तो पिता की है 7x और पुत्र की है x, यानी दोनों को जोड़ रहे हैं तो 8x हो जा रहा है। और x का मान आया है 6, यानी कि 8 6 48। तो आज दोनों की, पिता और पुत्र की आज संयुक्त आयु आज के डेट में 48 वर्ष है। लेकिन कह रहा है कि कितने वर्ष बाद उनकी आयु 58 वर्ष की हो जाएगी। तो देखिए 5 वर्ष बाद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 5 वर्ष बाद पिता भी 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे। आज पिता जो हैं, आज पिता की आयु कितनी है, तो आज पिता की आयु अगर जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 7x है इनका 7x। या तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। 48 है तो इसमें डायरेक्ट 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि कह रहा है ना कि 5 वर्ष बाद दोनों 5 वर्ष बढ़ेंगे, तो दोनों लोग बढ़ेंगे तो कुल आयु 10 वर्ष बढ़ जाएगी। या तो आप इसमें गुणा करिएगा तो इसमें करिएगा तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 42 और 42 5 47 हो जाएगा। और इसके बाद इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6 और 6 7 5 और 7 6 13। तो इधर भी जोड़िएगा तो इस तरह। तो सबसे बेस्ट है कि आप 48 कर लीजिए। 48 आज संयुक्त एज है, आज पिता और पुत्र 48 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद अगर जोड़िएगा तो पिता भी 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे और पुत्र भी 5 वर्ष बड़े हो जाएंगे। तो 48 में 10 जुट जाएगा, तो यानी कि 58 वर्ष के हो जाएंगे। कह रहा है कि उनका संयुक्त आयु 58 वर्ष होगा, यानी कि 5 वर्ष। इधर राइट आंसर। तो 4 वाला हमारा भी चूज ऑप्शन 4 है, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएंगे। जब धातु, जब अम्ल, देखिए प्रश्न हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि आपको डिस्कशन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप रेलवे के आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं या एग्जाम्स देने वाले हैं तो जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है। तो देखिए जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है। तो देखिए जब अम्ल जो है ना धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो इसको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए Na एक धातु हो गई जो सोडियम कहा जाता है, Na एक धातु है जिसे सोडियम कहा जाता है, तो सोडियम एक धातु है। और अम्ल क्या है, तो अम्ल मान लीजिए कि HCl क्या है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल। इसे जब इसका जब कराइएगा अभिक्रिया तो यह हो जाएगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। NaCl जिसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, यह क्या है, तो यह एक लवण है। लवण यानी कि ये नमक का ये फार्मूला है NaCl। तो ये लवण तो कह रहे हैं कि ना कि अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो अभिक्रिया करेगा तो बना रहा है NaCl, यानी कि लवण बना रहा है। और प्लस में क्या बना है, तो हाइड्रोजन, तो प्लस लवण और हाइड्रोजन गैस इज द राइट आंसर। तो देखिए इसी प्रकार LP में पूछे जाने के प्रश्न संभावना और NTPC में, तो इन प्रश्नों को आप जरूर देख के जाएं। और देखिए प्रश्न इसका चूज ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 2, सही आंसर है। देखिए निम्न में से कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या, देखिए कह रहा है कि 2 युग्मों में से संख्याओं में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है, बल्कि दोनों अभाज्य संख्या है। तो बताना कौन सा इसमें से अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए अभाज्य संख्या का रूल क्या होता है, अभाज्य संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती, स्वयं और एक के अलावा। तो देखिए 21 3 से कटता है, 7 से कटता है, ये नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। और देखिए 19 जो है ना, 19 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 27 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 27 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 27 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, तो ये भी नहीं होगा। 11 जो है ना, तो ये देखिए 11 जो है, तो देखिए कह रहा है कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो सॉरी अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी अभाज्य संख्या नहीं है तो भाज्य संख्या होनी चाहिए। देखिए 8 और 25 ये दोनों ऐसे ऑप्शन है जो दोनों ही एलिमिनेट होते हैं। कि इसमें देखिएगा तो 11 एक अभाज्य संख्या है, इस ऑप्शन में देखिएगा तो 19 एक अभाज्य संख्या है, इस ऑप्शन में देखिएगा तो 21 3 से कटता है, 7 से कटता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और चूज ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 32 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 32 क्या कर रहा है, तो प्रश्न नंबर 32 कर रहा है किसी लेंस की क्षमता +1 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या है। लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की क्षमता है +1 डायोप्टर। तो देखिए बताएं कि लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 बटा में फोकस दूरी। तो ये फोकस जो दूरी होती है किस में होती है, मीटर में होती है। तो यह 1/f करेंगे, f का मान कितना दिया है, तो कहा है ना कि लेंस की दूरी क्या है,
देखिए कहा है कि लेंस की दूरी क्या है, तो जब लेंस की दूरी बताना है तो लेंस की दूरी यानी एफ, तो एफ बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/d आ जाएगा, तो यानी कि 1 बटा में डायोप्टर दिया है 1, तो 1 से कट जाएगा, या आप डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं, तो एफ बराबर आ जाएगा 1 मीटर। एफ बराबर 1 अगर दिया रहता है 1, अगर 100 सेंटीमीटर आता है तो एफ बराबर 100 सेंटीमीटर भी होता है, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर। तो देखिए चूज ऑप्शन 2 और चूज ऑप्शन हम भी टूट किए हैं, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएंगे, सॉरी 33 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर हमारा 33 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 33 कहता है कि कोई बेईमान दुकानदार अपने माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत भार का उपयोग करके इतना प्रतिशत का लाभ कमा लेता है, तो एक भार के लिए वो उसका कितना उपयोग किया है, यानी कि सही। तो देखिए कोई दुकानदार है, तो मान लीजिए कि कह रहा है कि 1 kg सामान उसको देना है, तो 1 kg अगर देगा तो वो कितना देगा, तो 1000 ग्राम माल देगा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम देगा। देखिए क्योंकि ऑप्शन सभी जीएम यानी कि ग्राम है, तो ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो 1000 ग्राम देगा। लेकिन ये कह रहा है ना कि कोई दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जैसे कोई भी दुकानदार है, आप गए तो आपको है कि आपको वह कहा कि आप हमारे खास आदमी हैं, हम आपको क्रय मूल्य पर ही देंगे। कोई दुकानदार के पास आप गए तो वो कह रहा है कि आप हमारे खास आदमी हैं, हम आपको जो खरीदे हैं उसी मूल्य पर देंगे। लेकिन कोई भी दुकानदार खरीद मूल्य पर नहीं देता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट ही क्या होगा, तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करा कि वो गलत भार का प्रयोग किया। तो वही पूछ रहा है कितना भार का, तो अगर 900 ग्राम अगर वो भार दिया होगा, 900 ग्राम भार, तो उसे कितना का लाभ हुआ होगा। तो देखिए 900 ग्राम दिया होगा, 1000 देना चाहिए, तो कितना का लाभ हुआ, तो 100 ग्राम का लाभ हो गया। कितने पर, तो वो दुकान से दिया था 900 ग्राम, और प्रतिशत के लिए 100 करेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, यानी कि 100/9, 100/9 पर का इसका लाभ हो गया, यानी कि 11 सही 1/9% का लाभ हुआ। देखिए प्रश्न में दिया भी है कि 11 सही 1/9 का लाभ होता है, तो ये हमारा सबसे सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो 4 इज द राइट आंसर। देखिए हमारा भी प्रश्न यह सही है। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 34, जब सोडियम क्लोराइड, तो देखिए जब सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो उसमें से कौन सा उत्पाद नहीं बनता है, कहा है नहीं बनता है। तो हाइड्रोजन गैस बनती है, बिल्कुल बनती है। सोडियम ऑक्साइड बनती है, बिल्कुल, लेकिन ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है। क्योंकि कहा है ना कि जब सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl, तो इसमें से कह रहा है कि, तो देखिए क्लोरीन, तो क्लोरीन है, ये है Cl, क्लोरीन बन रही है, सोडियम Na सोडियम है, ये है, और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी बनता है, क्योंकि जब इसका अभिक्रिया कराइएगा जब सोडियम का HCl के साथ तो बनाता है H देता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑक्सीजन इसमें कहीं नहीं आता। तो बोर्ड ने किया है 3 और हम भी किए हैं, तो चीज़ ऑप्शन 3, तो ये हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 33। और देखिए प्रश्न नंबर 33 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है कि यदि एक फुटबॉल का द्रव्यमान 3 kg है, यदि एक फुटबॉल का द्रव्यमान 3 kg है, तो द्रव्यमान कितना दिया है, तो द्रव्यमान दिया है 3 kg। यदि एक फुटबॉल का द्रव्यमान जो है वो 3 kg है, तो 3 kg यानी कि यहाँ से यम का मान दे दिया है कितना, 3। जैसा कि जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो 3 ही रहेगा। अगर यहीं पे ग्राम रहता तो उसे हम किलोग्राम में चेंज करना पड़ता है। पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, G बराबर दिया है 9.8, तो पृथ्वी पर भार कितना होगा, यानी कि W, तो W बराबर कितना हो जाएगा, तो W बराबर होता है mgh, तो H का मान तो नहीं दिया है, तो mg का मान रख देंगे, तो m का मान है 3 और g का मान है 9.8 दिया ही है, तो 9.8 इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 29.4 न्यूटन। और जैसा कि जानते हैं कि भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का मात्रक न्यूटन होता है, कभी कभी दे देगा 29.4 वाट, तो वाट नहीं होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है, तो भार का मात्रक न्यूटन, तो 29.4 न्यूटन। देखिए बोर्ड ने भी किया है चौथा, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाएंगे 36 पे। प्रश्न नंबर 36 हमारा, देखिए प्रश्न नंबर 36 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 36 पे है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसी प्रकार समूह बनाते हैं कि ध्यान दें, असंगत समूह है, समूह क्षेत्रों में व्यंजन स्वरों की संख्या उन स्थान पर नहीं है। बताना कि कौन सा इसका सही नहीं है, तो देखिए इसका सही नहीं है, तो देखिए ई होता है, ई हमारा होता है 5 पे, एल होता है 12 पे और 8 पे ये होता है। अब देखिए और सी वाला देखेंगे तो सी होता है 3 पे, जे होता है 10 पे, एफ होता है 6 पे। इसके बाद इधर देखेंगे यल वाला, तो यल हो जाएगा 12 पे, ये होता है 19 पे, ये होता है 16 पे। इसके बाद इसको देखेंगे तो ये होता है 9 पे, ये होता है 16 पे, ये होता है 12 पे। इसको हम देखिए लिख रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा ये समझ में आएगा। अब देखिए ये देखिए क्या हो रहा है, तो 5 से 8 पे जा रहा है तो +3 बढ़ रहा है। ये देखिए 3 से 6 पे जा रहा है +3 बढ़ रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन भी 12 से 16 पे जा रहा है तो ये +4 बढ़ जा रहा है। तो कह रहा है कि कौन से संख्या के स्थानांतर पर ये आधारित नहीं है। तो देखिए थर्ड वाला ऑप्शन में गलत हो जा रहा है ना, क्योंकि यह 12 से 16 पे जा रहा है तो +4 बढ़ रहा है, लेकिन ये देखिए सभी ऑप्शन में देखिए 9 से 12 हो जा रहा है तो +3, तो +3 बढ़ रहा है, लेकिन ये 4 बन रहा है, तो ये हमारा चूज ऑप्शन 3 और ये हमारा भी सही प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जानेंगे, प्रश्न नंबर 37, गैस से द्रव। और देखिए प्रश्न नंबर 37 हो जाएगा कि गैस से द्रव और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहा जाएगा। तो गैस से द्रव और द्रव से ठोस में, तो देखिए जब कोई भी वस्तु, जब कोई भी जैसे गैस है, अगर कोई गैस है उसे लिक्विड फॉर्म में आप करिएगा तो क्या होगा, वो संघनित होगा, तो वो संघनित होगा। और यह अगर आप नहीं जानते हैं तो एक चीज़ याद देखिए, यहाँ से देखिए एक चीज़ ऑप्शन को हम द्रव से ठोस, तो जब कोई भी वस्तु है, जैसे कि मान लीजिए बर्फ़ है,
ये सॉरी बर्फ़ नहीं, जब कोई भी पदार्थ हो जिसे जब उसे द्रव से आप ठोस में बदलिएगा, जब उसे द्रव से आप ठोस में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, तो वो ठोस हो जाएगा। कोई भी वस्तु जब द्रव से ठोस में बदली जाएगी तो ठोस हो जाएगी। तो यानी कि बाद वाला ऑप्शन ठोस होना चाहिए। देखिए इसमें वाष्पीकरण दिया है, इसमें संगलन दिया है, इसमें संघनन दिया है, बिल्कुल ही गलत। तो ठोस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी उत्तर तक आराम से पहुँच सकते हैं। प्रश्न नंबर आ जाएगा 38। तो देखिए इसी प्रकार के प्रश्न ALP CBT 2 में पूछे जाने की संभावना है। तो ये सभी प्रश्न टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। ये सभी प्रश्न 29/12/2024 के रियल प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट के। तो इसीलिए हम सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। अभी आपको सोल्यूशन पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर कंटेंट पसंद है, सोल्यूशन पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। यदि 5 kg द्रव्यमान की वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के त्वरण से बल की आवश्यकता होती है, यानी कि बल की आवश्यकता होती है, कह रहा है। तो देखिए F बराबर हमारा क्या होता है, F बराबर होता है M इंटू ए। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर त्वरित करने के लिए F2 बल की आवश्यकता होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो F1 और F2 का मान निकालेंगे। तो F1 निकालेंगे तो F बराबर होता है द्रव्यमान बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो है द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। तो कहा है ना कि पहले ऑप्शन में देखेंगे तो 5 किलोग्राम की वस्तु है। तो 5 किलोग्राम क्या होती है कि 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो 10 मीटर तक त्वरित होती है। तो 5 दूना के 50, सॉरी 10 5 50। तो 50 ये क्या हो जाएगा, तो 50 ये हो जाएगा F1 का मान हो जाएगा 50। F2 का मान निकालेंगे तो F2 का मान, क्योंकि F2 और M1 देख रहे हैं सभी ऑप्शन में दिया है। तो F2 वाले कंडीशन में क्या हो रही है कि 10 kg की वस्तु है। तो 10 हो जाएगा इंटू 12 मीटर पर सेकंड की त्वरण होता है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, सॉरी 12 दाहिम 120। तो F1 का मान आ गया 50 और F2 का मान हमारा आ गया, F1 का मान आ गया 50 और F2 का मान हमारा निकल के आ गया कितना, तो ये आ गया 120। तो कह रहा है कि अब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन देखिए दिख रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो F2 क्या है, तो F2 बड़ा है ना, F2 जो है वो बड़ा है F1 से। देखिए ऑप्शन F2 का मान आया 120 और F1 का मान आया है 50। F2 का मान आया 120 और F1 का मान आया 50, यानी कि F2 जो है वो F1 से बड़ा है। तो F2 जो है F1 से बड़ा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए बोर्ड ने भी माना है दूसरा, हम भी चूज ऑप्शन किए, दूसरा प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। और जिधर भी मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। तो F2 F1 से बड़ा, इसका मान आ गया। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 39, अब देखिए प्रश्न नंबर 39 पे आ जाएंगे। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में तापमान, वायु, मृदा और खनिज कैसे भौतिक कारक हैं। तो ये सभी अजैविक घटक हैं। जितने भी ये सभी जो प्रकृति पर निर्भर है ना, जो भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सभी अजैविक है। जैसे वर्षा, तापमान, वायु, मृदा, ये सभी प्रकृति के उदाहरण है। तो ये सभी अजैविक घटक हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। गैस वैस हो गया, ये सभी जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 41 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 41। अब देखिए हमारा हो जाएगा प्रश्न नंबर 41। तो देखिए प्रश्न नंबर 41 क्या कह रहा है कि 2000 रुपये को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का आधा भाग बी के 1/3 के बराबर है। यानी ए का आधा मतलब 1/2 भाग किसके बराबर है, तो बी का मतलब गुणा 1/3 के बराबर, 1/3 के बराबर है। जब इसे आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ए बराबर जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b/3। जब इसे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो या तो ऐसे करिएगा, तो ऐसे करिएगा तो ये हो जाएगा, इसको आप करिएगा तो ये हो जाएगा 3a बराबर होता है 2b। अब a/b जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। यानी ए का मान आ गया 2 और बी का मान आ गया 3। ए का मान आ गया 2 और बी का मान आ गया 3। तो कहा है कि बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा कितना है, तो बी का मान आ गया 3। बी का मान आ गया 3, तो बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा है 3। और बटा में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है, दोनों को ए और बी का मिलाकर 5 है। लेकिन कह रहा है कि रुपया कितना है, तो रुपया है 2000। तो 2000 रुपये से गुणा कर देंगे। 2000 रुपये से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 3 12, यानी कि 1200 रुपया। बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा है 1200 रुपया। ए का हिस्सा पूछता तो ए का हिस्सा हो जाता, ए का हिस्सा हो जाता है, ये देखिए कितना आया, तो 5 चौके 20 यानी कि 4 आया। और ए का हिस्सा हो जाता है 800 रुपया। ए का हिस्सा है 800 रुपया, बी का हिस्सा है 1200 रुपया, दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ से 2000 रुपया। तो देखिए चूज ऑप्शन 4, हमारा भी चूज ऑप्शन 4 ही हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाएंगे 42 पे। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाएंगे। देखिए इस सीरीज में हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट 2 एक लेकर आएंगे सोल्यूशन के साथ। उसमें हम नेक्स्ट कल या परसों में वीडियो, तो उसमें भी हम नेक्स्ट सभी 50 प्रश्नों को देख लेंगे। जैसा कि जानते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 100 प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए इसको क्या किया, देखिए रीजनिंग थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा टाइम टेकिंग बना दिया है, और रीजनिंग में कुछ है नहीं खास तौर पे, लेकिन इसे टाइम टेकिंग बना दिया गया है। देखिए इसे कुछ नहीं किया जाएगा। इसे क्या करेंगे कि हम कंपेयर करेंगे लेटर टू लेटर। तब लास्ट लेटर से ज़्यादातर ऐसे प्रश्नों में हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं जे जो है फर्स्ट लेटर सभी में ऑप्शन में कॉमन है। तो हम लास्ट लेटर को कंपेयर करें तो लास्ट लेटर है सी, लास्ट लेटर है यक्स,
लास्ट लेटर है यस और लास्ट लेटर है यन, तो आगे बताना है क्या होगा। तो सी 3 पे होता है, यक्स पे जाइएगा तो यानी कि +21 बढ़ जा रहा है। यस होता है यक्स डब्लू एक्स, यक्स होता है 24 पे, 24 से 19 पे जाएंगे तो ये भी देख रहे हैं +21 बढ़ रहा है, तो ये भी +21 बढ़ रहा है। तो यन में +21 जोड़ देंगे तो यन होता है 14 पे, और 14 में 21 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 1 5 और ये हो जाएगा 35 35 हो जाएगा। 35 हो जाएगा। इसी के बाद 27 में से माइनस करें तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 चूज ऑप्शन भी हमारा 3 हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए हम ज़्यादा इसका सोल्यूशन देंगे, आप टाइप्स बस समझ जाइए, ज़्यादा पूरा सोल्यूशन देंगे अगर ऐसे छोटे प्रश्नों को तो आपको फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए एक आध प्रश्न आपको रूल बता दिए, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो वो कौन है, तो सोडियम होती है। सोडियम धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, इसीलिए इसे कहाँ रखा जाता है, इसे रखा जाता है केरोसिन तेल में डुबाकर। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन पूछता है, एलपी में भी पूछता था, अगली बार पूछा, इस बार भी पूछेगा प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो केरोसिन तेल में डुबाकर किस धातु को रखा जाता है, तो सोडियम धातु को रखा जाता है। क्यों, क्योंकि यह ठंडे के जल के साथ अभिक्रिया करती है। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, तो सोडियम का Na प्रतीक होता है। सोडियम को Na, Zn किसका होता है, जिंक का। जिंक का कितना होता है, तो जिंक का Zn होता है। परमाणु संख्या पूछेगा तो 30। एल्युमिनियम का क्या होता है, तो एल्युमिनियम को Al से प्रदर्शित किया जाता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13। सोडियम का हो गया 11, सोडियम को Na से प्रदर्शित किया जाता है। आयरन को Fe से प्रदर्शित किया जाता है, और आयरन की अगर परमाणु संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगा 26। तो देखिए बोर्ड ने भी किया तीसरा, हम भी किए तीसरा, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। पूछा जाता है कि कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो वह है सोडियम। सोडियम धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है। गैलियम वह धातु है जो हाथ पर रखते ही गलने लगती है। प्रश्न नंबर 44 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 44 पे हम आ जाएंगे। इतना 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 का क्या बताना है, HCF बताना है। इसको अगर आप देखिए इसे कैलकुलेशन करिएगा तो आपको हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, कुछ मत करिए, ऐसे प्रश्नों को तुरंत लिख के इनका डिफरेंट निकाल दीजिए। देखिए इसका जाएगा तो 120 बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है 120, यानी कि 120 बढ़ रहा है तो 120 इज द राइट आंसर। देखिए बोर्ड ने किया है दूसरा, हम भी किया, तो इसी प्रकार आप सेकंडों का समय बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर 45 थोड़ा सा रिस्की था, लेकिन देखिए प्रश्न ये भी हमारा सही हो गया है। तो थोड़ा सा देखिए, प्राकेंद्रीय कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताएं किससे संबंधित सही कथन है, तो इसमें एक ही गुण सूत्र होते हैं। तो ये हमारा 110% सही हो जाएगा। बोर्ड ने किया है तीसरा, तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 के बाद आ जाएंगे प्रश्न नंबर 46 पे। देखिए बोर्ड जो है ना, वो देखिए थोड़ा सा बस आप माइंड थोड़ा सा प्रिपेयर रखिएगा, तब आराम से इन प्रश्नों को सही कर लीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं कि इन प्रश्नों को देखकर घबरा जाते हैं, जो प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। देखिए इसमें कुछ मत करना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए हम बता रहे हैं आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आप एलिमिनेट करना सीखिए, बताना है किसका संबंध किससे है। तो देखिए इसमें एसिड कहाँ है, तो एसिड अगर हम देख रहे हैं ऑप्शन में कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एसिड वाला जो ऑप्शन है ये सिर्फ डी वाला ऑप्शन है। यानी कि इससे तो कन्फर्म हो गया कि जो 4 का संबंध होगा वो डी से होगा। तो 4 देखिए इसका संबंध 4 से ए से दिया, ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ये देखिए 4 से डी है, ये देखिए 4 का ए से संबंध कर दिया, ये भी कट जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि कीटोन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड। तो देखिए जब एल्डिहाइड की बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, तो बात हो रहा है एल्डिहाइड की। जब हम बात हो रहा है एल्डिहाइड की, तो ये देखिए कि ये क्या होगा, तो एल्डिहाइड जो होता है ना, देखिए इसमें दूसरा जो एल्केन होता है, तो एल्केन आप पढ़े होंगे, एल्केन का क्या होता है, तो एल्केन का होता है जो दूसरा है, तो एल्केन का एल्कीन, देखिए सॉरी एल्केन नहीं एल्कीन का है, एल्कीन क्या कहा है, एल्कीन, एल्कीन। तो एल्कीन में क्या होता है, लास्ट में एल्कीन को अगर आप लिखेंगे तो ये लिखेंगे ALKENE। तो लास्ट में क्या है, तो लास्ट में ENE है ना, किस में, एल्कीन में। किसमें लास्ट में ENE आता है, तो एल्कीन में, यानी कि दूसरे का जो संबंध है वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी से। तो दूसरे का संबंध क्या ऑप्शन नंबर सी से इसमें है, दूसरे का संबंध बी से कर दिया। देखिए तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो 110% ऑप्शन ये सही होता है। देखिए ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं, आप 2 प्रश्नों को सिर्फ एलिमिनेट करेंगे, आप ऑप्शन एलिमिनेट करके 110% उत्तर निकाल पाइएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 46 पे। प्रश्न नंबर 46 हमारा क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 46 कहता है अशुद्धियों को परिष्कृत करने के लिए कौन सा विधि किया जाता है। अशुद्ध धातु जैसे कि जब धातु को, तो उनके लिए क्या कहता है, तो विद्युत अपघटनी परिष्कृत। इसका सही आंसर रहेगा, बोर्ड ने किया है तीसरा, यह प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 पे आ जाएंगे, विभिन्न कोशिकांग। देखिए प्रश्न नंबर 48 पे आ जाएंगे, विभिन्न कोशिकांग जैसे गुणसूत्र, राइबोसोम, विभिन्न कोशिकांग, गुणसूत्र, राइबोसोम, ये देखिए जीव विज्ञान के मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कोशिका कहा जाता है। क्यों, देखिए कोशिका का निर्माण किससे होता है, तो कोशिका का निर्माण राइबोसोम सूत्रकणिकाओं से मिलकर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका, ये प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 पे आ जाएंगे। देखिए ये करंट अफेयर का प्रश्न है, परमाणु और मूल्य को बढ़ावा देने के लिए, तो इसका रूस हो जाएगा, ये 110% प्रश्न इसका सही हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 50 पे। देखिए प्रश्न नंबर 50 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 50, देखिए अब
यही प्रश्न थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन अगर आप इसी प्रकार के प्रश्न एलपी में पूछे जाएंगे मेंस में भी, तो आप इन प्रश्नों को जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। और इसका नेक्स्ट पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम और वीडियो देखिए। तो दिए गए श्रृंखला में उत्तर बताइए, 1 अंक की, और सभी की गिनती केवल बाईं ओर से दाईं ओर करनी है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में भी सम संख्या है। यानी कहने का मतलब है कि सम संख्या होनी चाहिए, सम के बाद फिर एक विषम संख्या होनी चाहिए, और विषम के बाद फिर सम संख्या होनी चाहिए। तो इनमें से इन सभी अल्फ़ाबेटों में कौन सा सभी अंकों में है? तो देखिए एक ही हमको दिख रहा है, कौन? तो देखिए वो है 8, 6 और 4। देखिए 8, 6 और 4 ये क्या है? तो देखिए विषम संख्या है। पहले देखिए, पहले क्या है? पहले सम संख्या होनी चाहिए, फिर विषम संख्या। सॉरी 8, 6, 4 नहीं, सॉरी 8, 6, 4 नहीं, 8, 6, 4 नहीं, ये तो तीनों सम संख्या है। 8, 6, 4 ये तीनों सम संख्या है। तो यहाँ पे कौन कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 6, 5 और 8। देखिए 6, 5 और 8 कौन कौन सी? तो 6, 5 और 8 कहाँ पे है? तो देखिए यहाँ पे है 6, 5 और 8। 6 क्या है? तो 6 एक सम संख्या है, बीच वाली संख्या विषम होनी चाहिए और लास्ट वाली संख्या सम होनी चाहिए। तो देखिए 8 सम संख्या है। तो बोर्ड ने भी किया है पहला, हमारा भी चूज ऑप्शन पहला। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 51 पर। देखिए प्रश्न नंबर 51 पर आ जाएंगे। इसे देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, ये देखिए इसे सिंपली सॉल्व करना है सिर्फ। तो इसे सॉल्व करना है तो क्या करना होगा? तो देखिए -18 है, और ये देखिए 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो -18 प्लस 2 और प्लस 5, तो 5 2 7 11 -18 माइनस हो जाएगा 5 2 7 प्लस 7, ये हो जाएगा -11। तो -11 देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करिएगा तो आप कहिएगा, तब इसका पार्ट 2 भी सोल्यूशन का लेकर आएंगे सोल्यूशन के साथ। ये क्योंकि ये वीडियो अब बहुत बड़ी हो चुकी है, तो पार्ट 1 में इसमें हम 50 प्रश्नों कवर करिए, इसके बाद हम पार्ट 2 51 से 100 तक सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। और आपको ये सोल्यूशन पसंद आया है नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे सोल्यूशन ऐसा मिलना बिल्कुल अभी तक पॉसिबल नहीं होगा कि आपको कोई सोल्यूशन दिया होगा। हम ही दिए हैं, तो अब हम भी एक स्टूडेंट हैं, हम LP CBT 2 की मेंस का तैयारी कर रहे हैं। तो आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद। इसके एक कल आपको कल या परसों में आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा, तो उसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद।